सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लैब असिस्टेंट का एक टॉपिक है, वंशानुगति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसमें अपन न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इसको क्या बोलते हैं? आणविक जैविकी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक जैविकी। आणविक जैविकी। अब आणविक जैविकी के अंदर क्या क्या आते हैं? इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूक्लिक एसिड का है। न्यूक्लिक एसिड, इसका अर्थ क्या हो गया? न्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल हो गया। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों रखा गया? क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या विशेषता होती है और न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। ठीक है, क्या होंगे? डीएनए और आरएनए, ये क्या होंगे? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए कहें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होगी। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डीएनए की डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए की फुल फॉर्म में डीऑक्सी कैसे आया, इसकी भी अपन बात करेंगे। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की क्या होगी? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होगी। ठीक है, अब देखो डीएनए को, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? न्यूक्लिक अम्ल का जो निर्माण है वो कैसे होगा? न्यूक्लिक अम्ल को देखो पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं भाई? पॉली न्यूक्लियोटाइड का अर्थ हो गया कि ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से बनेगा। पॉली न्यूक्लियोटाइड का अर्थ क्या हो गया भाई? न्यूक्लियोटाइड होंगे। अभी अपन बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड होंगे और न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण से न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। न्यूक्लिक एसिड या पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अभी अपन ने क्या बात की? न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं, इसीलिए न्यूक्लिक अम्ल कहा गया न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक में पाए जाएंगे। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए है और आरएनए है। न्यूक्लिक अम्ल को पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब अपन बात करते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक है या प्रोकैरियोट्स हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये जैसे कोई प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ये हो गई कोशिका, इस कोशिका के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक जो पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ वो बिखरा हुआ रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है? बिखरा हुआ। किसके अंदर बिखरा हुआ रहेगा? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में
साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। इसके अंदर बिखरा हुआ रहेगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि हमें पता है वह प्रोकैरियोटिक सेल है, तो केंद्रक झिल्ली क्या रहेगी, इनमें अनुपस्थित रहेगी। केंद्रक झिल्ली इनमें नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, ठीक है। अब केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, इसलिए जो इनका आनुवंशिक पदार्थ है वो किसमें पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, और इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन आ जाए कि भाई न्यूक्लियोइड किसमें पाया जाता है, तो वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। अब हमें पता है यूकैरियोटिक कोशिका है, उस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। ये कोशिका हो गई और ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। और इसी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाएगा, ठीक है। अब आनुवंशिक पदार्थ, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ किसके साथ मिला हुआ रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किसके साथ मिला हुआ रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक प्रेजेंट है, और केंद्रक के अंदर आनुवंशिक जो पदार्थ है वो किसके साथ मिला हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिला हुआ है। मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, आनुवंशिक पदार्थ है, और आनुवंशिक पदार्थ हिस्टोन प्रोटीन मतलब प्रोटीन के साथ मिला हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन कहेंगे। क्या कह दिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या बात की है, भाई न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के डीएनए और आरएनए भाग हो गए। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल को, क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है मतलब ये न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण से बनते हैं। कौन बनेगा न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण से, न्यूक्लिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है, अब हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, अतः जो इनका आनुवंशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी तो उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलेगा, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो जो डीएनए है इसकी संरचना का निर्माण कैसे होता है, या जो डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए की संरचना का निर्माण कैसे होगा। न्यूक्लिक अम्ल की अपन ने बात कर ली, अब बात करते हैं डीएनए। इसकी बात करते हैं डीएनए की। देखो डीएनए क्या होता है, सभी जीवों में या सभी की जगह अपन क्या लिखते हैं, या अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होगा भाई, डीएनए होगा। क्या प्रेजेंट होता है, अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। कुछ को छोड़ दो, कुछ के अंदर क्या आ गए, कुछ वायरस आ गए, कुछ वायरस,
कुछ वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए। क्या होगा, आरएनए। ठीक है, तो अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, डीएनए होगा। कुछ वायरसों को छोड़ दो, कुछ वायरस के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आरएनए के रूप में पाया जाता है। अब जो डीएनए है, सभी जीवों में डीएनए स्थायी आनुवंशिक पदार्थ है, में डीएनए स्थायी आनुवंशिक पदार्थ है, स्थायी आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, सभी जीवों में डीएनए क्या है, स्थायी आनुवंशिक पदार्थ है, और इसका स्थायी होने का कारण भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध के कारण ये स्थायी है। आगे अपन बात करेंगे कि हाइड्रोजन किन किन के मध्य पाया जाता है। ठीक है, सभी जीवों में डीएनए स्थायी आनुवंशिक पदार्थ है। जब ये तो क्या है, स्थायी आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन अगर अपन बात करें आरएनए की, तो आरएनए क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होगा, आरएनए अस्थायी आनुवंशिक पदार्थ होता है। और डीएनए की जो लंबाई है, डीएनए की लंबाई, उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करती है। न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है। भाई कोई भी डीएनए है वो कितना लंबा होगा, इस बात का पता कैसे लगाएंगे, न्यूक्लियोटाइडों की संख्या से। ठीक है भाई, न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। ऐसे न्यूक्लियोटाइडों के बहुलीकरण से क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। अब उस न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी है, इस आधार पर ही डीएनए की लंबाई का पता लगेगा। जैसे 5174 जीवाणु भोजी है, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डेमड़ा जीवाणु भोजी, डेमड़ा जीवाणु भोजी के अंदर 48502 बेस पेयर होते हैं। 48502 बेस पेयर। ठीक है, अब ये बेस पेयर क्या होता है, आगे मैं डिटेल से बात करूंगा इसकी। 5174 और लैम्बडा जीवाणु भोजी, 5174 में क्या हो गया, 5386 न्यूक्लियोटाइड है। लैम्बडा जीवाणु भोजी में 48502 बेस पेयर है। और इकोलाई की अपन बात करें, इकोलाई में 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर प्रेजेंट। ठीक है, अगर अगुणित मनुष्य की अपन बात करें तो अगुणित अवस्था में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होगा। और अगर मैं इसकी द्विगुणित अवस्था में बात करूं तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होगा। ठीक है, इन आंकड़ों को विशेष रूप से ध्यान रख लेना। ये आंकड़े 5174 में क्या है, 5386 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इधर लैम्बडा जीवाणु भोजी में 48502 बेस पेयर है। इकोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर है। और मनुष्य की अगुणित अवस्था में, अगुणित का क्या हो गया, ये कोशिका और कोशिका के केंद्र में क्या पाए जाएंगे, वो आनुवंशिक पदार्थ होगा। तो इसकी जो अगुणित अवस्था है, इसके अंदर 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होगा। और द्विगुणित अवस्था में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होगा। अब ये बेस पेयर क्या है और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है,
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है भाई? क्या सभी कितने यौगिक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे? जैसे अब मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होगा भाई? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है न्यूक्लियोसाइड। पहले न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, इसका निर्माण न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, और फिर किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे होता है। जैसे पेंटोज शर्करा है, पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर के साथ में क्या मिल जाए? नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस। अगर पेंटोज शर्करा के साथ में नाइट्रोजनी बेस मिल रहा है, दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा हमें? न्यूक्लियोसाइड। क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो गया। अभी अपन संरचना की भी बात करेंगे आगे। न्यूक्लियोसाइड मिल गया। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर, ये न्यूक्लियोसाइड है, अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ दिया जाए, H3PO4 फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड अगर जोड़ दिया जाए, तो इन दोनों के जोड़ने से क्या बनेगा? हमें क्या प्राप्त होगा? न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई? न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होगा। पेंटोज शर्करा, और पेंटोज शर्करा के साथ में क्या जुड़ गया? नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी बेस मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियोसाइड का। अब ये न्यूक्लियोसाइड है वो किसके साथ जुड़ेगा भाई? H3PO4 फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल के साथ जुड़ेगा। और फॉस्फोरिक अम्ल पर ध्यान रखना, कैसा आवेश होता है, कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का। और ये न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, उसके बाद में दो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड जिसको अपन कहेंगे, तीन न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होगा। जब बहुलीकरण हो जाएगा तो उसके बाद में किसका निर्माण होगा? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है। अब इन दोनों की संरचना, पेंटोज शर्करा क्या होती है भाई? इधर देखो, पेंटोज शर्करा क्या होगी? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होती है? पेंटोज शर्करा क्या होगी? और डीएनए और आरएनए दोनों में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाएंगी? पेंटोज शर्करा, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होगा। ये OH और H, H OH, और यहाँ H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ CS2OH, और यहाँ क्या हो जाएगा? H। ठीक है। यहाँ OH है। ठीक है। अब देखो पेंटोज शर्करा, पेंटोज का अर्थ क्या हो गया? 5 कार्बन युक्त शर्करा। क्या होगी? 5 कार्बन युक्त शर्करा। तो 1 2 3 4, और ये क्या हो गई? 5। तो 5 कार्बन युक्त शर्करा है। अब देखो इधर, ये पेंटोज शर्करा किसकी है? आरएनए की है या डीएनए की है? ये अपन डिस्कस करेंगे अभी। ये किसकी है भाई? इसको बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं इसको? राइबोज शुगर बोलते हैं। ठीक है। एक संरचना और बनाता हूं मैं पेंटोज शर्करा की।
OH H H OH H OH CS2OH और H, ये श्रृंखलाएं दोनों समान है। अब देखो इसके अंदर इस राइबोस शुगर को डीऑक्सी राइबोस शुगर कैसे बनाएंगे, डीऑक्सी राइबोस शुगर कैसे बनाएंगे इसको। देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इसको 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर भी बोल देते हैं। 2-डीऑक्सी मतलब दूसरे कार्बन परमाणु पर डिलीट करना है किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। अब दूसरे कार्बन परमाणु पर ये दूसरा है और दूसरे पर क्या डिलीट करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, ठीक है। तो ये क्या बन गई भाई, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और ये क्या बन गई, राइबोस शुगर। ये तो हो गई पेंटोस शर्करा की बात। अब अपन ने कहा था कि पेंटोस शर्करा के साथ में क्या जुड़ जाए, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब अपन इसको न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब इधर देखो ये पेंटोस शर्करा है, पेंटोस शर्करा के यहाँ पर अपन क्या जोड़ दे, नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ दे, पहले कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है। इधर भी नाइट्रोजनी क्षारक, तो ये नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ दिए। अब इस संरचना को अपन क्या कहेंगे, क्यों ये क्या है भाई, पेंटोस शुगर है, और पेंटोज शुगर है और साथ में क्या जोड़ दिए, नाइट्रोजनी क्षारक, तो ये क्या कहलाएगा भाई, सही है बिल्कुल, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, ठीक है। अब जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो पेंटोस शर्करा के साथ जुड़ा है, मतलब बंध बनाएगा, और इस बंध को क्या कहते हैं, इस बंध को कहते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया, पेंटोस शर्करा, पेंटोज शुगर व नाइट्रोजनी क्षारक के मध्य बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। ये किसकी बात हो गई भाई, पेंटोस शर्करा की। ये तो बात हो गई पेंटोस शर्करा की। अब अपन बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजनी क्षारकों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजनी क्षारकों की बात। अब नाइट्रोजनी क्षारक क्या क्या होंगे, कितने प्रकार के होंगे, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षारक। देखो नाइट्रोजनी क्षारक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं नाइट्रोजनी क्षारक भाई, 2 प्रकार के हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के हैं, एक तो क्या होगा, प्यूरीन, और एक होगा पिरिमिडीन। क्या होगा, प्यूरीन और एक होगा पिरिमिडीन। एक होगा प्यूरीन और एक क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। अब प्यूरीन में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं, प्यूरीन के अंदर कितने आएंगे, 2 नाइट्रोजनी क्षारक आएंगे। प्यूरीन के अंदर 2 नाइट्रोजनी क्षारक, एडेनिन, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। और इधर अपन बात करें कि पिरिमिडीन में कितने क्षारक आएंगे,
पिरिमिडीन में आएंगे 3 क्षारक, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। क्या आएगा स्टूडेंट्स? यूरेसिल। तो साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल किसके भाग हो गए भाई? पिरिमिडीन के भाग हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ? इधर ये प्यूरिन के भाग 2 एडेनिन और ग्वानिन हो गए। तो ये क्या हो गए? नाइट्रोजनी बेस हो गए। इसमें एक बात और याद रख लेना आप लोग कि एडेनिन और ग्वानिन के अंदर कितनी वलय या प्यूरिन में कितनी वलय होती है? 2 वलय होती है। और पिरिमिडीन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल में 1 वलय पाई जाती है। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे कि जो पेंटोस शर्करा है, उस पेंटोस शर्करा के साथ में क्या जुड़ा हुआ रहता है? नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा हुआ रहता है। तो नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े हुए रहेंगे तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रख लेना कि थायमीन जो है वो केवल डीएनए में प्रेजेंट होगा, डीएनए में उपस्थित होगा, आरएनए में अनुपस्थित होगा, आरएनए में अनुपस्थित होगा। और जो यूरेसिल है ये आरएनए में उपस्थित होगा और डीएनए में बिल्कुल सही अनुपस्थित होगा। ठीक है, थायमीन डीएनए में प्रेजेंट और आरएनए में क्या होगा? अनुपस्थित, एब्सेंट रहेगा। और आरएनए में उपस्थित कौन रहेगा? यूरेसिल। और डीएनए में क्या रहेगा? यूरेसिल अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, अब ये जब जुड़ते हैं वो भी किसके साथ जुड़ेंगे? ध्यान रख लेना, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ जुड़ता है और एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और थायमीन के साथ। ये कौन सा चैनल है भाई? आज तक चैनल है। ठीक है, एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? थायमीन के साथ। और ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ। और बाकी हमें पता ही है ये संरचना डीएनए में देखने को मिलेगी और यहां पर अगर यूरेसिल आ जाता है तो वो संरचना आरएनए में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये पेंटोस शर्करा की भी बात हो गई, नाइट्रोजनी क्षारकों की भी बात हो गई। मतलब अपन ने न्यूक्लियोसाइड तो बना लिया, लेकिन अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड तो अपन ने बना लिया, अब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होगा? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होगा? अब देखो इधर, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा भाई? न्यूक्लियोटाइड बनेगा पेंटोस शर्करा, पेंटोस शुगर के साथ में क्या जुड़ेगा भाई? नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा और नाइट्रोजनी क्षारक के साथ में क्या जुड़ेगा? H3PO4 जुड़ेगा। और जब ये तीनों जुड़ेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। यानी कि अगर मैं एक संरचना बनाऊं तो यहां क्या हो गया? नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, यहां H और यहां H, यहां H, यहां H और यहां OH, CH2OH और यहां क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। अब किसकी बात कर रहे हैं? पेंटोस शर्करा भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजनी क्षारक भी उपस्थित हैं। अब देखो क्या रहेगा इसमें? इसमें फॉस्फेट समूह जोड़ना है, H3PO4 जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या जोड़ दें? इसको फॉस्फेट जोड़ दिए। वो कौन से कार्बन पर? 5वें कार्बन पर। ठीक है, 5वें कार्बन पर किसको जोड़ दिया? फॉस्फोरिक एसिड को, फॉस्फेट समूह को जोड़ दिया, फॉस्फेट समूह। और ये क्या बन गया भाई? अब न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब देखो इधर, न्यूक्लियोटाइड बन गया। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड बना है, इसके साथ में अगर पेंटोस शर्करा
नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह मतलब एक और न्यूक्लियोटाइड और जुड़ जाएगा, ऐसे ही एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा और ऐसे ही एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के किसका निर्माण कर लेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेंगे। इधर देखो अभी अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा के बीच में एक बंध होता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इधर ये पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह के बीच में भी क्या होगा, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। अब ये पेंटोस शर्करा है एक, अब एक और पेंटोस शर्करा जोड़ लेते हैं, एक और क्या आ गया, पेंटोस शर्करा। ये इधर नाइट्रोजनी क्षारक, वो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन में से कोई सा भी हो सकते हैं, H और H, H OH और CH2 फॉस्फेट समूह। अब इधर से आप लोग क्या करेंगे, इस H को हटाओगे और ये बंद, ठीक है, इधर से ये H आ ही गया। अगला अगर अपन बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड तो यहां भी क्या होगा, वही नाइट्रोजनी क्षारक H H H H OH, यहाँ CH2 और ये हाइड्रोजन हटेगा और वही फॉस्फेट समूह आएगा और ये जुड़ गया। देखो इधर ये एक क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये भी न्यूक्लियोटाइड ही है, ये तीसरा, ये भी न्यूक्लियोटाइड ही है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड और तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये सभी क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो इधर ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड था, लेकिन ध्यान रख लेना एक फॉस्फोइस्टर बॉन्ड ये हो गया और एक फॉस्फोइस्टर बॉन्ड ये हो गया, तो अब इसको अपन क्या कहेंगे, फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, मतलब दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इधर देखो एक न्यूक्लियोटाइड था, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड होगा। अब न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं क्रम में, और वो भी कैसे क्रम में, ध्यान रख लेना, ये 5 प्राइमर का सिरा है क्योंकि 5वां कार्बन है, और ये देखो इधर 3 से जुड़ रहा है, ये यहां भी 3 से, और अगला आएगा तो भी 3 से जुड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्राइमर सिरा। मतलब बहुलीकरण की जो दिशा है वो किधर होती है, 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण, और न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से क्या बनेगा भाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये तो हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना का निर्माण कैसे हुआ।